क्लासेस बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो कि हमारा पहला पैराग्राफ है और ये हमारा शुरू होता है यहाँ से। लेट अस बिगिन विद अ जेंडर डिवीजन एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीजन। हायरार्कियल सोशल डिवीजन इट मीन्स व्हाट? हायरार्कियल सोशल डिवीजन इट मीन सदियों से ये जो डिवीजन है सोसाइटी में कि मेल है तुम फीमेल हो, ये चला आ रहा है और हम इसे हर जगह दे सकते हैं। ठीक है, अब जेंडर डिवीजन की बात करें तो बड़ी ईजिली ये चीज़ समझी जा सकती है और इट्स वेरी नेचुरल एंड ऐसी चीज़ जो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक ये जो जेंडर डिवीजन है ये बेसिकली बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल में ठीक है, हमारा बेसिकली जो हमारा सेक्स होता है, वो हमारा जो जेंडर होता है वो हमें मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज करता है। बट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, अरे औरतों का काम तो ये होता है, आदमियों का काम जो ये होता है, ये बायोलॉजिकल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कुछ जो नोशन यानी जो थॉट होते हैं वो हमारे स्टीरियोटाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल आर वीकर देन मैन, ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप नोशन है कि औरतें कमज़ोर होती हैं आदमियों के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ सदियों से चली आ रही है और हम इसे बहुत लोग मानते भी हैं। बट हाँ, एक और चीज़, एक्सपेक्टेशंस नॉट एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब ये सिर्फ एक सोच है लोगों की। ठीक है, मे बी कई लोग नहीं मानते होंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये चीज़ सदियों से हमारी चली जा रही है। अब देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में ये हमारा जो रोल होता है जेंडर का वो कैसे होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं, दे are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children। ये एक बेसिकली हमारी जो एक परवरिश ही ऐसी होती है कि जहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाई जाती हैं कि विमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हाउस होल्ड वर्क करनी होती है, घरों के काम करो, बच्चों को देखभाल करो। और इन चीज़ों से हमें ये सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर इट मीन्स आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपका काम तय कर दिया जाना इस कॉल्ड सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन से बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है, तो इस डेफिनेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, जहाँ पे इनसाइड द होम एंड ईदर डन बाय विमेन और फैमिली ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, चाहे आप कैसे भी करें, चाहे भले ही आप काम ना कर रही हों, लेकिन अगर आप अपने डोमेस्टिक हेल्पर से भी काम करवा रही हैं तो वो भी एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ही हो गया, क्योंकि आपका काम है, भले ही आप उसे हेल्पर से करवाओ। दिस कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि तकरीबन घरों में हम यही देखते हैं जहाँ पे औरतें घर का काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, टेलरिंग का काम, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल हो गया, ये सभी काम हमारी कौन करती हैं? औरतें करती हैं। मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, और आदमी जो होता है वो घर के बाहर का पूरा काम करता है। सो इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, और ऐसा नहीं है कि आदमी घर का काम नहीं कर सकता है, राइट। दे सिंपली थिंक दैट it is for women to attend to these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these work. See, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आदमी काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जॉब्स हम देखेंगे जहाँ पे व्यक्ति को पे किया जाता है। जैसे बड़े बड़े होटल्स हो गए, उसमें आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी शेफ़ होते हैं, अब वो काम बड़े शौक से वो लोग करते हैं। टेलर्स की बात करें या कुक्स की बात करें, होटल में या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वहाँ टेलर्स को सब आपको मेन मिलेंगे, क्योंकि दीज आर पेड वर्क फॉर देम, राइट। ये उनके लिए पैसा दिलवाती हैं उनको, इसीलिए वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। और इसी ढंग से अगर हम औरतों की करें तो औरत भी ऐसा नहीं है कि बाहर ऑफिस का काम नहीं कर सकती। आजकल तो बहुत सारी औरतें जो बाहर काम करती हैं और उनके लिए उन्हें पैसा भी मिलता है, और ऐसी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेप्शंस भी हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, अपवाद आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन विलेजेस विमेन फेच वाटर, पानी भरती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती हैं, खेतों में काम करती हैं। अर्बन एरियाज़ में जो पुअर विमेन होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर्स के रूप में काम करती हैं मिडिल क्लास होम्स में, और जो मिडिल क्लास विमेन होती हैं वो वर्क ऑफ करती हैं ऑफिसेज़ में। वी
हैव सीन सो मेनी टाइम्स ये चीज़ें होते हुए कि डोमेस्टिक हेल्पर्स हमारे घरों में काम करती हैं, हम बाहर काम करते हैं, और इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ women डू सेम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, राइट, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकग्निशन। और यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी में जो विमेन होती है वो सॉर्ट ऑफ पेड वर्क भी करती हैं एडिशन में, और डोमेस्टिक जो लेबर्स होते हैं मतलब डोमेस्टिक लेबर के रूप में वो काम भी करती हैं पेड वर्क, लेकिन उनके वर्क को कंसीडर नहीं किया जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में हमारी माएँ होती हैं, हमारे बाकी लोग होते हैं, वो बेसिकली घर का काम करती हैं, लेकिन अगर पेड वर्क की बात करें तो भाई उनके वर्क को रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर दैट ऑल्दो women constitute half of the humanity, their role in public life especially politics is minimal in most society। और अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो यद्यपि विमेन अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी में अपना रोल कॉन्स्टिट्यूट करने का, तो उनका जो रोल होता है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स की बात करें, बहुत ही कम हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में। पॉलिटिक्स में औरतों की जो मौजूदगी है आपको बहुत देखने को कम मिलेगी। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे मतलब ये जो इशू है जेंडर का वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आया, बिल्कुल आया। एंड सबसे बड़ी बात, पहले ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होती थी औरतों की मौजूदगी पब्लिक अफेयर्स में, आदमियों को हम बड़े ईजिली देख सकते थे, लेकिन ग्रेजुअली जो इशू था वो पॉलिटिक्स में रेज हुआ। भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर कोई चिल्लाने लगा। अब विमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इक्वल राइट के लिए अपने आप आवाज़ जो है उन्होंने रेज किया। मतलब गुस्से में इन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किए, जिनमें से आपको कुछ चैप्टर्स याद होंगे प्रीवियस क्लासेस के। जैसे अमेरिका में वोटिंग राइट मिला औरतों को 1920 में, ब्रिटेन में वोटिंग राइट मिला था 1928 में। मूवमेंट किया ना सफ्रेगेट मूवमेंट, तभी तो सफ्रेगेट मूवमेंट यानी वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट किया गया, तब जाके उनको वोट मिला। तो ऐसे ही इन लोगों ने इक्वल राइट के लिए बहुत जगह पे जस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया था, मूवमेंट किया था। आगे देखेंगे, देयर वर एगिटेशन। एगिटेशन मतलब मास मूवमेंट कह लीजिए, क्रोध कर लिए, अपने वॉइस को रेज करना, इस कॉल एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्री फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। इन लोगों ने बहुत जगह अपना मूवमेंट किया वोटिंग राइट के लिए फॉर विमेन, क्योंकि मेल को वोटिंग राइट था पर विमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो दीज एगिटेशन, दीज मूवमेंट्स, इन लोगों ने क्या डिमांड किया? तो एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ विमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इन लोगों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया अपने वोटिंग राइट के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए, प्लस अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मोर रेडिकल मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। मतलब ये और भी जो मूवमेंट थे बेसिकली वो किसके लिए हुए? वो हुए इक्वालिटी के लिए, क्योंकि बहुत जगह हमारे पास इक्वालिटी वगैरह नहीं थी, हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। औरतों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी फैमिली लाइफ थी उसमें भी इक्वालिटी न के बराबर थी। तो दीज मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब औरतों को लेकर के जितने भी मूवमेंट हुए ना उन्हें हम क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे एक वर्ड आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे। ये रहा फेमिनिस्ट, अ विमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन एंड मैन। मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट इट मीन्स कोई भी आदमी, कोई भी औरत जो बिलीव करता है इक्वल राइट में, अपॉर्चुनिटीज़ में आदमी और औरत की, उसे हम फेमिनिस्ट बोलेंगे। तो अगर कई लोगों को ये लगता है कि फेमिनिस्ट सिर्फ फीमेल हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो फेमिनिस्ट बेटा एक विमेन भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकती हैं जो बिलीव करते हैं विमेन के इक्वल राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of gender division and political mobilization on this question help to improve women role in public life।
तो यहाँ पे जो जेंडर डिवीज़न को लेकर के जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था लोगों का, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मूवमेंट वगैरह के फॉर्म में हो रहा था, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस उठ रहे थे, उन्होंने क्या किया, विमेन के जो रोल था पब्लिक लाइफ में काफ़ी हद तक उसे इम्प्रूव किया. नाउ वी नाउ फाइंड विमेन वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर एंड कॉलेज and university teachers, which were earlier not considerable not considered suitable job for women in some parts of the world. For example, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब होने क्या लगा कि जब इतने सारे मूवमेंट हो गए तो अब हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो औरतें हैं अब वो काम कर रही हैं एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मतलब जगह जगह टीचर्स हो गए. मतलब ऐसी एक भी जॉब नहीं है जहाँ पे औरतें अब ना हो. इंडिया जैसी कंट्री में भी अगर बात करें बेटा, तो इंडिया जैसी कंट्री में भी आर्मी तक में, इनफैक्ट फोर्सेस में, इनफैक्ट फ्रंट लाइन पे भी अब औरतों को, लेडीज़ कैंडिडेट्स को, लेडीज़ ऑफिसर्स को भेजा जाने लगा है. एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब एक ऐसी कंट्री, 5 कंट्रीज़ का जो ग्रुप होता है उसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं. जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया. इसमें 3 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं. आप चौथी और 5वीं कंट्री का भी नाम सुन लीजिए. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, राइट. आइसलैंड ये हो गए आपके, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, करेक्ट. ये 5 हो गए बेटा आपके. अब यहाँ पे द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई. बहुत तगड़ा पार्टिसिपेशन है स्कैंडिनेवियन कंट्री में. अच्छा, स्कैंडिनेवियन, आप सोच रहे हो कि स्कैंडिनेवियन क्यों बोलते हैं इन 5 को, तो आप सिंपल से ये बोलोगे कि जो सदर्न स्वीडन वाला रीजन होता है ना, उसको स्कैनिया कहा जाता है. सदर्न स्वीडन वाले रीजन को स्कैनिया कहा जाता है. तो ये कंट्री आसपास में 5 की 5 हैं, तो इसीलिए हम इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आता कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती हैं, बिल्कुल नहीं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्रुप ऑफ कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं. कौन कौन सी? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड. ठीक है, और आइलैंड नहीं, आइसलैंड, राइट. इन आर कंट्री, हम अब इंडिया पे आ गए हैं. इन आर कंट्री विमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. हमारी कंट्री में आज भी औरतें बहुत पीछे हैं आदमियों के कंपैरिजन. ऑल्दो इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन ऐसा मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बट स्टिल हम लोग पीछे हैं. आर इज़ स्टिल अ मेल डोमिनेटेड, और जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उस सोसाइटी को बेटा हम पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं. पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे घर का जो हेड होता है वो हमेशा जो एल्डर मेल होता है वो होता है. अब ये बिल्कुल मत बोलना कि मैम हमारे घरों में तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो मम्मा आप हर चीज़ देखती हैं. दोबारा बोल रही हूँ कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सबके घर का सीन एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ क्लास में, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मैम हमारे घर में तो मम्मा हेड हैं, या हमारी बड़ी बहन ये काम करती हैं, ये करती हैं. तो बेटा इट्स वेरी सिंपल, बार बार यही डायलॉग बोलती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे घर के मेल मेंबर होते हैं बड़े वाले, वो होते हैं हमारे घर के हेड, और इसीलिए हम उस सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं. और सबसे बड़ी बात, हमारा जो नाम के पीछे जो नाम लगता है वो हमारे फादर का लगता है, कभी मदर का नहीं लगता है. ठीक है, तो इसलिए हम इस सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलेंगे. और इन मोस्ट ऑफ द कंट्री हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी ही है. विमेन फेस डिसएडवांटेज, बिल्कुल फेस करती हैं. डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं. एंड ऑप्रेशन, अत्याचार भी फेस करती हैं. ठीक है, अब बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमारी बहनें तो उल्टा हमें ही पिटवा देती हैं, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, वी आर ऑल फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें लड़कियों को फेस करना पड़ता है. मैक्सिमम लड़कियों को फेस करना पड़ता है. द लिटरेसी रेट among women is only 54% compared with the 76% among the men. यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, साक्षरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं कि 54% से सिर्फ लड़कियाँ हमारी पढ़ी लिखी होती हैं, अगर हम 76 के % मेल से कंपेयर करें. सिमिलरली
A smaller proportion of girl students go for the higher study. When we look at the school result, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education rather than spending equally on their sons and daughter. देखो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा. अगर एक लड़का है एक लड़की है, फादर मदर को उस बच्चे को बाहर फर्दर स्टडी के लिए भेजना है, तो वो प्रेफर क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि अपना जो भी रिसोर्सेज है, जो स्पेंड बाकी जो चीज़ें हैं, वो अपने बच्चे यानी लड़के पे खर्च करें एजुकेशन पे रादर देन द गर्ल चाइल्ड. क्योंकि उनको लगता है कि गर्ल चाइल्ड जो है बेचारी वो तो कल को दूसरे के घर चले जाएगी, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा. इट्स बेटर कि हम अपने बेटे को भेजेंगे. तो रिसोर्सेज को खर्चा वो करते हैं. दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman work 1 hour more than an average man every day. Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो proportion of women है among the highly paid जो हमारी जो women हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही उसकी संख्या बहुत ही कम है जो हाई पेड जॉब्स करती हैं औरतें या लड़कियां. ठीक है. और एवरेज इंडियन वीमेन की बात करें तो 1 घंटा ये लोग ज़्यादा काम करते हैं एवरेज मैन के कंपैरिजन में एवरी डे. ठीक है. और उनके काम को हम बोलेंगे वो नॉट पेड भी होती हैं और उनके इसीलिए उनके काम को ज़्यादा वैल्यू भी नहीं किया जाता है. ठीक है. यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ का कॉन्सेप्ट आपने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क. अगर एक काम पे अगर आदमी भी काम कर रहा है औरत भी काम कर रही है तो उस पर उनकी सैलरी दोनों की सेम होगी. ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कहता है जो कि 1976 में आया था. हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज इन द फील्ड women आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क. लेकिन अगेन देखो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का आ गया तो क्या वाकई में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो सिनेमा आर्टिस्ट होते हैं, जो मूवी स्टार होते हैं, क्या वहाँ पे एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को फॉलो किया जा रहा है? नहीं. वहाँ पे आपको ये लगेगा कि अच्छा जो मेल मेंबर हैं, जो मेल एक्टर्स हैं, वो ज़्यादा उनको पेड किया जाता है कंपैरिजन टू उनके फीमेल जो काउंटर पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसको कर लेना ज़रूरी है ये. ठीक है. अब आगे हम देखेंगे. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सन find a way to have a girl child aborted before she born. Such sex selective abortion led to a decline in a child sex ratio. A number of a girl child per 1,000 boy in the country to merely 914 point as the map. क्या है? As the map देख लेते हैं भाई. As a map they are not map shows this ratio has fallen below 850 or even 800 in some places. Data may be जो न्यू बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, पर डाटा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपने सिंपल ये चीज़ बोलनी है कि जो इंडिया में बेसिकली ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज भी प्रेफर करते हैं बेटे को कंपैरिजन टू बेटी, गर्ल चाइल्ड. उनको पता चलता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो कोशिश करते हैं कि उसको एबॉर्ट कर दें. ठीक है. और अगर हर कोई अबॉर्ट करने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सेक्स रेशियो है, जो पर 1,000 बॉय पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स को काउंट करते हैं, सेक्स रेशियो हम उसी को बोलते हैं. कितने 1,000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं. तो वो सेक्स रेशियो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम हो जाएगा. एक वक्त ऐसा था जब हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत ही कम हुआ करता था. सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हमारा केरला का हुआ करता था. ठीक है. क्योंकि वहाँ ऑब्वियस सी बात है एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगे. और आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को चाहते भी हैं कि हमारे घर बेटियां हों. लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड चाहते हैं. मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी आज भी वही है. तो आज के लिए बेटा इतना ही. आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे. और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो ये चीज़ और पढ़ा के मैं ख़त्म करती हूँ कि देयर आर रिपोर्ट ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी हरासमेंट होती हैं. एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है. वायलेंस मतलब उनके खिलाफ हिंसा होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरों में उनको पीटना होता है, बाहर कोई मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग होती है उनके साथ. तो
जो अर्बन एरियाज़ हैं बेसिकली वो भी क्या हो चुके हैं, विमेन के लिए अनसेफ हो चुके हैं, नॉट सेफ हैं, ठीक है। इनफैक्ट उनके घरों में भी लोगों को, उन औरतों को कई बार पीट दिया जाता है, उनके साथ हरासमेंट कर दिया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा उनके माता पिता करें, चाहे उनके अपने ससुराल वाले करें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कल के लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।